वेलकम ऑल बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने वो एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सिंक्रोनस जनरेटर का शुरू किया था। पार्ट ए और पार्ट बी हो गया था। आज हम पार्ट सी करेंगे। पिछला वीडियो देख लोगे। पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हैं। पार्ट सी आज तुम्हारे सामने आ रहा है। देखो, पार्ट सी में ये कहता है कि with the excitation as in part A remaining constant, the generator is made to operate with a power angle of 30 degrees। मतलब एक्साइटेशन का मैग्नीट्यूड जो पार्ट ए में था सेम है। अगर हमको याद सही है तो वो 2.666 पर यूनिट था ना, एक्साइटेशन वोल्टेज, वो कांस्टेंट है। पावर एंगल चेंज करके डेल्टा हो गया 30 डिग्री। तब पूछता है कैलकुलेट द न्यू पावर आउटपुट, आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर। पार्ट सी में ये है, पार्ट डी बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बना लेते हैं एक नेक्स्ट पेज। इसमें ग्रिड बना लें ताकि लाइन सीधी रहे। पार्ट सी, सी का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें ज़रा सा हम फेज़र डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देना चाहते हैं, इसलिए कि बाद में भी काम आएगा। पार्ट ए का डायग्राम मैंने छोटा बनाया था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। बड़े डायग्राम पर अच्छा रहेगा, तो बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ पर है ये लाइन? यहाँ पर रहना है, यहाँ से बनाते हैं फेज़र डायग्राम। थोड़ा बड़ा होगा। देखो, यहाँ से कर दिया जाए, चलेगा? यहाँ से करते हैं, चलो यहीं से करते हैं। वी भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, उस दिन वी छोटा था। इतना वी कर देते हैं। ये है इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज वी, जो हम लोग रेफरेंस मानते हैं। वी एंगल 0 डिग्री रेटेड वोल्टेज है, तो 1 एंगल 0 डिग्री मानते हैं हमेशा। ये भी। अब उसके बाद ये इस पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जो पावर की लाइन होती है। चलो अभी इतना रहने देते हैं। उसके बाद वी प्लस जे आई ए एक्सेस, जो पार्ट 1 का था, वो हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दें इसको। जगह ज़्यादा मिलेगी।
इसको भी शिफ्ट कर दें इधर। ये इससे छिप जा रहा है, इससे प्रॉब्लम। हाँ देखो ये खुल गया, इसको डालने से छिप जाता है। तो छोड़ो, इसको फिर से करते हैं, फिर से कर देना बेहतर है, ख़त्म ही कर देते हैं। सब छोटा छोटा एलिमेंट है, सब अपना अपना एनोटेशन बना लेता है। वी फेजर यहाँ बना रहे हैं। ये हो गया वी। पावर लाइन ब्लू से खींचते हैं। ये बड़ा मसला है। चलो ये पावर लाइन इतनी ऊंची खींच दिया। वी प्लस जी आई ए एक्सेस, ये ब्लैक्स खींचते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लो कि वी प्लस जी आई ए एक्सेस हो गया, तकरीबन इसका दुगना है, चलेगा। तो ये हो गया ई एफ। ये हो गया ई एफ। ये है वी प्लस जी आई ए एक्सेस। ये एंगल है फाई वन, कॉस इनवर्स 0.85, ये है फाई वन। फाई वन, ये एंगल है तुम्हारा। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है वन, ब्लैक ही से कर देते हैं। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है वन, ये। तो ये हुआ ई एफ वन, ये वन फेजर। ये है जे आई ए वन एक्सेस, जे
IA1 एक्सेस, ये है डेल्टा 1। थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए किया बेटा, और कुछ नहीं। इस तरफ पावर होता है P, रियल पावर आउटपुट, मतलब यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल खींच दोगे तो ये वो पावर को इंडिकेट करता है, इनपुट लाइन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इसने कहा है वो क्या कहा है कि एक्साइटेशन सेम है, लेकिन अब पावर एंगल 30 डिग्रीज पर ये काम कर रहा है। पहले कुछ 39 वगैरह कुछ था ना, कितना था, जो भी था, इससे ये एंगल थोड़ा कम हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ से जैसे एक आर्क खींचते हैं, एक आर्क खींचते हैं सेम मैग्नीट्यूड की, एक आर्क खींचा। अब ये एंगल कहता है कि 30 डिग्रीज है। थोड़ा और नीचे खींच देते हैं ताकि तुम लोग को साफ नजर आए। मान लो कि यहाँ आ जाता है। तो अब जो ये 3 है, ये थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन का, तो ये 3 कहाँ आ रहा है वो तुमको दिखाता हूँ। यहाँ आ गया है, ये है EF3, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है EF1 के। ये है EF3, EF3, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, EF1 के बराबर है। तो अब जो नया आर्मेचर करंट आ रहा है वो ये है। चलो रेडी से कर देता है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये ये तो तुम्हारा जो नया ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये जैसे 1 था ना, ये ऑपरेटिंग पॉइंट 1 था पहले के इसका जो पार्ट ए में था। अब तुम्हारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ये है, ये पार्ट सी का 3 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग EF3 हो गया, और ये जो है ये है JIA3 एक्सेस, JIA3 एक्सेस। JIA3 एक्सेस है, समझे। और ये है डेल्टा 3, जिसने कहा कि 30 डिग्री, ये है डेल्टा 3। तो जाहिर है पावर भी चेंज हुआ, पावर की लाइन देखो नीचे आ गई है, पावर कम हुआ होगा। पार्ट ए में पावर इतना था, ठीक है। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। Y3 ये है, हमने देखा होगा कि ये ज़्यादा लैगिंग चला गया है। फेजर डायग्राम से इतना अंदाज़ा हो जाता है बेटा कि जो PF है वो ज़्यादा लैगिंग हो गया होगा। PF ख़राब हो गया होगा इसलिए कि एंगल बढ़ गया, ज़्यादा लैगिंग हो रहा होगा, ये रिजल्ट आएगा। चलो अब इसको एनालिटिकली देखा जाए। ब्लैक कर देते हैं। देखो हियर, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ हियर, या चलो बता देता हूँ, EF3 is equal to EF1,
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2.666 पर यूनिट एंड डेल्टा 3 दिया हुआ है एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज ये दिया हुआ है इसी को पुट कर दो देन जो बेसिक रिलेशनशिप है वो लिख दो देन EF3 जनरेटर के केस में क्या होता है EF3 इज इक्वल टू V प्लस JIA3 JIA3 as phasor into excess वैल्यू पुट कर दो मतलब 2.666 with an angle of 30 degrees is equal to 1 angle 0 degree plus IA3 देखो इसे कैसे फॉर्म करके लिख रहे हैं IA3 multiplied by J 2.0 एक्सेस के वैल्यू ठीक है इससे तुमको स्ट्रेट IA3 मिल जाएगा मैग्नीट्यूड भी और एंगल भी सो IA3 as phasor is equal to 2.666 angle 30 degrees minus V 1 angle 0 degree divided by J 2.0 फिनिश इसको सॉल्व कर लो IA3 का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और एंगल भी मिल जाएगा ठीक है इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर निकाल करके मैं तो तुम जानते हो कि फ्रैक्शन यूज करता हूँ 2.666 एंगल 30 डिग्रीज एंगल 30 डिग्रीज माइनस 1 एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है बाई 2i इसलिए कि कैलकुलेटर जे नहीं लेता है और लिखो नजर आया खुद से कर लेना अगर नहीं में नजर आया तो खुद से कर लेना इज इक्वल टू अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ शिफ्ट 2 3 आर एंगल थीटा के फॉर्म में कर रहा हूँ इक्वल टू देखो ये आ रहा है 0.9346 देख लो और एंगल आ रहा है माइनस कुछ है वो बाद में देखना पड़ेगा रेंज से बाहर है ये आ गया इज इक्वल टू
0.9341 कर लो, और 1 एंगल माइनस, देख रहे हो मोर लैगिंग हो गया ना, -44.48, -44.48 डिग्रीज पर यूनिट। हो गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, एंगल भी निकल गया, तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। ये दो चीज़ तो पूछा है, जगह है यहाँ पे। तो ये आंसर तुम्हारा हो गया। इसलिए आंसर का जहाँ तक सवाल है, IA3 का मैग्नीट्यूड आ गया 0.9341, और 1 साफ लिखो, और 1 पर यूनिट। और पावर फैक्टर PF इज इक्वल टू cos 44.48 डिग्रीज। ऑब्वियसली एंगल जब इसका माइनस है तो पावर फैक्टर लैगिंग हुआ, लैगिंग। वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 44.48 cos 44.48 इज इक्वल टू 0.71349 वगैरह आ रहा है, 45 कर देंगे। और देखो नजर आता है, इज इक्वल टू 0.7135 7135 लैगिंग। ये हो गया तुम्हारा दोनों आंसर। ये दोनों चीज पूछा था ना आंसर। इसको चाहो तो हाईलाइट कर दो, ग्रीन से हाईलाइट करते हैं ना हम लोग। कैलकुलेशन चेक अगर करना चाहो तो कैलकुलेशन चेक कहाँ पे कर दें? यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं कैलकुलेशन चेक। कैलकुलेशन चेक में क्या करो बताओ? कैलकुलेशन चेक में क्या करोगे बोलो? कैलकुलेशन चेक करना चाह रहे हैं हम लोग, क्या करोगे? रेड से कर देते हैं। कैलकुलेशन चेक, इससे ये आसानी हो जाती है कैलकुलेशन चेक करने से, कि तुमको फिर से कैलकुलेशन को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। देखो P3 मतलब जो रियल पावर है पार्ट सी का, P3 इज इक्वल टू क्या क्या है, V IA3 cos phi 3। वैल्यू पुट करो, V का वैल्यू 1, IA3 अभी तुम लाए 0.
9341 और पावर फैक्टर तुम्हारा आया था 0.7135 इंटू 0.7135 713 तो इस रूट से जो P3 आया वो कितना पर यूनिट आ गया, कैलकुलेट करो। 0.9341 मल्टीप्लाइड बाय 0.7135 ये आ गया 0.665 0.665 मुझे आ रहा है। 0.9341 इंटू 0.7135 0.9341 इंटू 0.7135 ये हो गया 0.665। P3 is equal to 0.6665 पर यूनिट। 5 है यार, एस लग रहा है। 5 पर यूनिट। ये P3 आया इस रूट से। अब देखो ऑल्सो, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ऑल्सो P3 is equal to VEF by excess sin delta, EF3 by excess sin delta 3 sin delta 3 इसका वैल्यू पुट करो। 1 इंटू EF3 का तो वैल्यू सेम था 2.666 डिवाइडेड बाय 2.0 एक्सेस का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन, तुमने डेल्टा 3 30 डिग्री रखा था, 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। इस रूट से P3 क्या आया, चेक करो। 2.666 sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। देखो इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया, एग्जैक्टली 0.665 आ गया। P3 is equal to 0.665। तो रियल पावर दोनों हिसाब से आ गया, इसलिए तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। अब चलते चलते ये देखो कि पावर पार्ट 1 में 0.85 था, याद होगा तुमको, कम हो गया ना पावर, देख रहे हो। 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरफ पावर लाइन पे ड्रॉप करोगे तो कम हो गया ना, नजर आ रहा है, कम पावर आ गया। एंगल बढ़ने की वजह से पावर फैक्टर हो गया ना और ख़राब, लैगिंग हो गया। पहले पावर फैक्टर 0.85 था ना बेटा,
पावर फैक्टर ख़राब हो गया, एंगल बढ़ गया, पावर फैक्टर और ख़राब हो गया, डिटोरेट कर गया लैगिंग में। ठीक है, तो फेजर डायग्राम से बहुत आराम में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि तुमको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि एग्जैक्टली मशीन में हुआ क्या। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गई तो तुम्हारा थ्योरी, तुम्हारा न्यूमेरिकल सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए पार्ट डी में क्या कहता है ये। पार्ट डी में कहता है विद द एक्साइटेशन एज इन पार्ट ए रिमेनिंग कांस्टेंट डिटरमिन द मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर स्टेबल ऑपरेशन। ऑल्सो कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर। जी, with the excitation as in part A remaining constant, determining the maximum power output for a stable operation. तुम जानते हो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होता है? जब डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन को हमको बनाना है। फेजर डायग्राम उसके करस्पॉन्डिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम करेंगे क्या बेटा कि इसी स्लाइड को कॉपी करते हैं, ये है ना, इसको कॉपी कर देते हैं। ये आ गया, देखो पार्ट सी में भी आए। हाँ, इसी डायग्राम को यूज़ कर लेंगे। जो अननेसेसरी चीज़ है उसको मिटा देंगे, बाकी को यूज़ कर लेंगे। पार्ट डी हम लोग कर रहे हैं, जिससे मिटा रहे हैं। स्टार्टिंग विथ ए क्लीन स्लेट मिटा दिया। ये सब कैलकुलेशन चेक वगैरह मिटाओ। कितना बड़ा गोला है मिटाने वाला, देख रहे हो? जरा सा भी इधर उधर हो गया तो बाकी सब भी मिटा देगा। ठीक है, अब छोटे वाले से मिटा देते हैं बाकी को। ये 3 वाला पार्ट मिटा देते हैं, 1 रहने देते हैं, 3 वाला पार्ट मिटा देते हैं। जितना मिट सकता है मिटा देते हैं, बाकी तुम लोग समझदार हो, समझ लेना। पार्ट 3 मिटा रहे हैं। फिर से डायग्राम नहीं बनाना चाहते बेटा, टाइम बहुत लगता है, काम चल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखो इसको मिटा रहे हैं। देखो ये अगर उससे मिट जाता है तो एक साथ मिट जाएगा, बड़ा है। ये पार्ट अलग से खींचा था, इसको उड़ा देंगे तो क्या उड़ेगा? हाँ, तो उड़ गया, ठीक है, चलेगा। लंबा खींचा था ना, इसलिए दिखा रहा था लंबा। चलो, ये गोला तो खैर मिट जाएगा, रिवर्स में जाओगे तो ये मिट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी, पहले फेजर डायग्राम देखो, इससे समझो। तुम जानते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर मैक्सिमम पावर आता है। यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री की एक लाइन खींचो वर्टिकल।
यहाँ से बड़ा है तो रेंज से बाहर निकलने लगता है। चलो ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्री। एक्साइटेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हुए डेल्टा को 90 डिग्री तक पहुंचा दो, यही मैक्सिमम पावर होगा। मतलब तुम इसकी एक आर्क खींचो, जो कि वहां तक चला जाए। इसका मैग्नीट्यूड मैं देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। कॉपी करता हूँ, राइट। इसका मैग्नीट्यूड मिल गया ना। अब इसको एंगल अगर घूम जाए तो अच्छी बात है। ये देखो, वर्टिकल नहीं हो पा रहा है। छोड़ो, एक अंदाजा ले लेते हैं कि कितना जाएगा। तकरीबन यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, बाद में इसको मिटा देंगे। यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, ये जब इस आर्क से जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ऑलमोस्ट। उसको हम बनाते हैं, पेन लेकर के इसको बनाते हैं रेड से। एक आर्क बना रहे हैं ये फोन के मैग्नीट्यूड की। रफली ये है ये फोन, ये इसकी आर्क है जो यहाँ तक आ रही है। परफेक्ट आर्क तो नहीं बनी है, लेकिन तुम समझ लो कि यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसको हम, जो खराब एरिया है इसको ब्रेक कर देते हैं। मान लो कि इस आर्क से हम लोग चले गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो जो ये 4 है तुम्हारा, वो यहाँ तक आ गया है। अब इसको हम ख़त्म कर दें, इसकी क्या ज़रूरत है। इसको उड़ा देते हैं। ये 4 है, यहाँ तक तुम्हारा ये 4 आ गया। ये है ये 4, ई एफ 4। मैग्नीट्यूड सेम है, याद रखो। ये 90 डिग्री पहुंच गया। तो अब तुमको आर्मेचर करंट पावर फैक्टर वगैरह निकालने के लिए कह रहा है ना, क्या बोला है। तो एक लाइन तुम खींचो यहाँ से, स्ट्रेट लाइन खींचो। ब्लैक से कर देते हैं इसको।
बैक से करता है। ये ये तुम्हारा है JIA एक्सेस। ये है तुम्हारा JIA एक्सेस। IA कौन सा? IA4। JIA4 एक्सेस। एक्सेस ये है। और तुम देख सकते हो ये लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रहा है। ये है तुम्हारा एंगल 5-4। ये है 5-4। ये 4 गंदा गंदा हो रहा है। ये 5-4 है। ये तो डेल्टा 4 90 डिग्री हो ही गया। डेल्टा 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हो ही गया। तो बस इतना ही है बच्चों। अब इसका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा, इस वर्टिकल लाइन को अगर ऊपर खींच दें, जो इसका इंटरसेप्ट आएगा वो होगा मैक्सिमम पावर आउटपुट। सीधा नहीं जा रहा। मतलब इसका जो प्रोजेक्शन इस पर आएगा, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। आपको दिखा देता हूँ। ये होगा तुम्हारा P4। ये Pmax होगा। Pmax ये वाला, इसलिए कि इसका प्रोजेक्शन है। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये Pmax है। तो बहुत आसान है बच्चों, पूरी चीज़ को समझोगे तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो लिख देते हैं कि हियर ये 4 इज इक्वल टू F1 और मैग्नीट्यूड वही है 2.666 पर यूनिट। इसलिए Pmax इज इक्वल टू V इंटू EF4 divided by XS at delta 4 is equal to 90 degrees। इसलिए कि Pmax की शर्त है कि पावर एंगल 90 डिग्री होता है। वैल्यू पुट कर दो, कितना आसान है। 1 इंटू 2.666 डिवाइडेड बाय 2.0 साइन डेल्टा 90 डिग्री, साइन 90 1 हो गया। ये हो गया Pmax का वैल्यू 1.333 पर यूनिट। 1.333 पर यूनिट,
एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब देखो, इसे यहाँ पर घेर देते हैं, मैक्स लिख देते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट Emax is equal to 1.333 per unit। हाइलाइटर यहीं पर लगा देते हैं, भूल जाते हैं अक्सर ना, ग्रीन से कर रहे हैं ना, ग्रीन से करते हैं। ये पी मैक्स तुमसे पूछा था ना। अब आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो आर्मेचर अच्छा तुम यहीं से देख लो, आर्मेचर करंट बढ़ गया कि नहीं, तुमको नजर आ रहा है ना। यहां से देखो, ये आर्मेचर करंट का इंडिकेटर था, ये इतना था। अब आर्मेचर करंट इतना है, तो पक्का बढ़ा है, एंटिसिपेट कर सकते हो। तो जब जवाब आएगा तो तुमको श्योरिटी रहेगी कि हमने ठीक किया है। उसके बाद ये जो पावर फैक्टर है, ये लीडिंग चला गया है। अब वैल्यू कितना आया है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, इसलिए कि उतना समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लीडिंग आएगा ये तो पक्का पता है। तो अब निकालो इसको, ये 4 तो निकालो। अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, इसलिए कि फॉर्मूला तुम जानते हो। नाउ ये तो ग्रीन आ रहा है ना, ब्लैक करो, डायरेक्ट कर दो। नाउ ये सब भी याद रखो, IA4 एज फेजर, एज फेजर इज इक्वल टू EF4 एज फेजर माइनस V एज फेजर डिवाइडेड बाय J एक्सेस, J एक्सेस। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 का मैग्नीट्यूड था 2.666, 2.666, और एंगल था इसका 90 डिग्री, इसलिए कि पी मैक्स करस्पॉन्ड्स टू डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, माइनस बस बार का वोल्टेज इनफाइनाइट बस का वन एंगल 0 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय जे 2.0। सॉल्व कर लो एक साथ, तुमको मैग्नीट्यूड भी मिल गया, एंगल भी मिल गया। कैलकुलेट करो, जगह है यहाँ पे, हाँ, काम चल जाएगा। इसी पेज पर हम इसको समेटना चाहते हैं, इज इक्वल टू, कैलकुलेट तुम्हारे सामने कर रहा हूँ IA4 को, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। 2 फ्रैक्शन में करता हूँ मैं, 2.666I, इसलिए कि जे है ना, एंगल 90 डिग्री जे होता है बेटा, एंगल दे सकते हो लेकिन आसानी के लिए ये सब चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। -1 डाल दिया और नीचे 2I डाल देंगे, 2I। देखो नजर आ रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू प्रेस करो। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आया, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और एंगल थीटा का फॉर्म में यह आ गया 1.4237 एंगल 20 पॉइंट समथिंग। और देखो बढ़ा रहा है, इज इक्वल टू 1.4237, 1.4237
4 2 3 7। ये तो पर यूनिट मैग्नीट्यूड का हो गया 1.4237। एंगल पॉजिटिव एंगल आ गया ना लीडिंग का 20.56 डिग्रीज। और से देखो नजर आ रहा है 20.56 डिग्रीज 20.56 डिग्रीज पर यूनिट। ये है IA4 एज फेजर। मैग्नीट्यूड क्या हो गया देयरफॉर IA4 का मैग्नीट्यूड जो जवाब में तुम लिखोगे इज इक्वल टू 1.4237 per unit and power factor and PF is equal to cos 20.56 degrees लीडिंग या लैगिंग बोलो लीडिंग, इसलिए कि इसका एंगल पॉजिटिव आ गया जो कि फेजर डायग्राम क्लियर बता रहा है कि लीडिंग पीएफ पर ये चला गया 5-4 लीडिंग इज इक्वल टू cos 20.56 cos 20.56 is equal to 0.9363 leading is equal to 0.9363 leading। हो गया आंसर, ये दोनों चीज तुम्हारा आंसर हो गई। ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटो, आंसर हाईलाइट कर दो इसको, आ गया आंसर। कैलकुलेशन चेक करना है कर लो। देखो यहाँ पावर मैक्सिमम 1.33 पर यूनिट आ गया ना। अब तुम इसको VI cos phi से करो चेक 1.333 आता है कि नहीं, चेक करो कैलकुलेशन चेक रेड से करो। यहाँ पर जगह है इसी तरफ कर देते हैं कैलकुलेशन चेक। रेड से करते हैं कैलकुलेशन चेक। P4 जो P मैक्स है इज इक्वल टू V into IA4
इंटू cos पाई 4। वैल्यू पुट करो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.4237 मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर 0.9363। कैलकुलेट करो इसको 1.4237 मल्टीप्लाइड बाय 0.9363 देखो इक्वल टू 1.333। कितना बढ़िया आ गया, तुम्हारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। इज इक्वल टू 1.333 एज बिफोर जैसे पहले तुमने निकाला था सेम वैल्यू आ गया ना, इसलिए तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ओके राइट, ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल 2 पार्ट आज हो गया। अभी और पार्ट्स बाकी हैं, वो आइंदा किए जाएंगे। इसके ग्रिड वगैरह को साफ कर देते हैं। ये क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया। यहाँ तो ग्रिड थी ही नहीं, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट में चेक कर लें सब कुछ ठीक था ना। सी पार्ट सी का था, ये पार्ट डी का था। आंसर फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है बच्चों, अब चेक कर लें कि रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कितनी देर हो गई? तकरीबन 1 घंटा हो चला। तो ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी खूबी यह है बेटा कि अगर तुम इस न्यूमेरिकल को समझ गए तो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन, देखो जनरेटर हो या मोटर, मोटर में क्या होगा, EF इज इक्वल टू V प्लस जे आई एक्सेस की जगह क्या हो जाएगा, V माइनस जे आई एक्सेस। और क्या, डेल्टा की जगह माइनस डेल्टा हो जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। फेजर डायग्राम सिर्फ मिरर इमेज बन जाता है। तो जनरेटर का तुमको हमने बना दिया, तो मोटर का भी तुमसे बन जाएगा पक्का, तुम यकीन रखो। अब इतना वक्त तो है नहीं कि हम तुमको मोटर का भी एग्जैक्टली बना करके दिखाएं, अभी तो कम से कम टाइम नहीं है। इसी का बहुत सारा पार्ट बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी कवर करनी है। तो खूब समझो, मैं फेजर डायग्राम बना बना करके इसीलिए तुमको दिखा रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट तुमको हो जाएगा कि ये जनरेटर कैसे बिहेव कर रहा है। समझ गए? तो ठीक है बच्चों, आज इजाज़त दो। हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।